तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो ये चैप्टर है आपको चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें जो चैप्टर है ये वो आगे पीछे है। ठीक है, तो आपको चैप्टर नंबर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने अपने आसपास कई सारे फूड के वैरायटी, खाने का वैरायटी देखा होगा, कपड़ों की वैरायटी देखी होगी। ठीक है, लेकिन वैसे ही फूड और क्लोथ्स की वैरायटी के की तरह ही सेम हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स की भी बहुत सारी वैरायटी देखी जाती है। ठीक है, हम अपने चारों तरफ चेयर्स को देखते हैं, बुलडॉग कार्ट को देखते हैं, साइकिल को देखते हैं, कुकिंग यूनिसेंशियल्स को देखते हैं, बुक्स को देखते हैं, क्लोथ्स को देखते हैं, और इसके अलावा भी हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, जो भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कलर्स के होते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर 4.1 में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.1 में। तो जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आवर लिस्ट में इंक्लूड। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने चारों तरफ देखना है और कुछ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने हैं। ठीक है, और एक लिस्ट बनानी है, और जो हमारी लिस्ट होगी उसके अंदर रबड़ की बॉल होनी चाहिए, फुटबॉल होनी चाहिए, ग्लास मार्बल बॉल होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर बाय राउंड, बेसिकली हमें राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स लेनी है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि वो राउंड ही हो, राउंड से अगर कुछ सिमिलर भी हो तो वो भी आप अपनी लिस्ट में आप उसका नेम जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दे रखा है, ऑरेंज का दे रखा है, तो एप्पल एंड ऑरेंज का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट सर्कल साइज़ के ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर eatable. ठीक है, we might include all the items that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped object we just listed out as also in this group. तो हमने चैप्टर 1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने टेबल 1.2, 1.1 एंड 1.3 को भी हमने उसकी भी हमने लिस्ट बनाई थी। ठीक है, जिसमें हमने खाने की चीज़ों का लिस्टेड किया था, खाने की चीज़ों के नेम लिखे थे, वो किस कौन से इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। सेम वैसे ही हमें इस वाले चैप्टर में भी कई सारी लिस्टें बनाने को मिलेगी। ठीक है, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स बकेट्स। तो अब हमें क्या करना है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बनाना है। ठीक है, जिसमें प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स लाइक बकेट्स हो गए, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर, ठीक है, कंटेनर्स, जो भी मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको एक साथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड। तो हमने अब अभी इस वाले पैराग्राफ में हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उनको उनके शेप के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप में बांटा, और इस वाले पैराग्राफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग बांटा कि वो किस वस्तु से बना हुआ है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक की कैटेगरी वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लास्टिक की कैटेगरी में रख दिया। जो भी कांच के वस्तु से बना हुआ है, मतलब जो कांच का बना हुआ है, कांच से बनी हुई कोई भी चीज़ है तो उसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वस्तुओं को अलग अलग किया है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड वन और मोर मटेरियल। जो भी हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाए जाते हैं। दीज मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक। और जो ये मटेरियल होते हैं ये ग्लास भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक्स भी हो सकता है, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मटेरियल से हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं बने हुए तो वो बेसिकली इन्हीं मटेरियल से ही बने हुए होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक है तो उसमें मेटल का यूज़ नहीं होगा। एक से ज़्यादा मटेरियल
यूज़ करके भी हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपको इसके कुछ एग्जाम्पल पता है? तो ये आपको खुद से सोचना है, ठीक है, अपने आसपास देख के कि कौन सी चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों से, एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 1 देखते हैं कि एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को, वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं जितना कि हम कर सकते हैं, ऐसा हमें करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो ये एक्टिविटी जो है वो आपको आपके स्कूल में करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको बोला जाएगा कि अपने आसपास से जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो आप जमा करो, ठीक है। तो आपको स्कूल में भी मिल जाएगा, कुछ ऑब्जेक्ट आपको स्कूल से बाहर भी मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, फिर देखना है कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स को जमा किया उसके अंदर है क्या क्या। तो उसके अंदर हमें मिला चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील। स्पोक ऑफ अ व्हील का मतलब होता है जो पहिए के अंदर इस तरीके से बना हुआ होता है ना, तिल्लियों के तरह, तो इसको हम स्पोक्स कहते हैं। ये वाला अंदर का हिस्सा है इसको स्पोक्स कहते हैं और ये जो बाहर का हिस्सा है इसको हम व्हील कहते हैं, ठीक है। और बैट हो गया, ठीक है। तो जो भी मतलब ये एक्टिविटी जो हमने की स्कूल में, तो हम बच्चे जो हैं वो ये सारी चीज़ें अपने आसपास से ढूंढ कर लेकर आए। और अगर आप भी करोगे ये एक्टिविटी तो आपको भी स्कूल के आसपास, क्लासरूम के आसपास यही सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट्स है जैसे मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट, मतलब हम इसमें ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स के नेम लिख सकते हैं जो कि हम सोच तो रहे हैं कि हाँ ये है, लेकिन हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है वो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो अवेलेबल नहीं हो पाया है या फिर जो हमें दिख रहा है लेकिन हम उसको ले करके नहीं जा सकते अपने क्लासरूम में, जैसे वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड्स, ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो जो भी आपने चीज़ें इकट्ठा की तो इसमें से आप उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को अलग करो जो कि पेपर और लकड़ी से बने हुए हैं, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। और इसी तरीके से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। जो पहला ग्रुप होगा उसके अंदर वैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो पेपर और वुड के बने हुए होंगे, और जो अदर ग्रुप होगा उसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि इन मटेरियल से नहीं बने होंगे, ठीक है, मतलब पेपर एंड वुड से नहीं बने होंगे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और जो भी इनमें से जो भी चीज़ें हैं उनको, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अलग करना है जो कि हम फूड को बनाते वक्त, खाने को बनाते वक्त यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो आपको क्या करना है, जो भी आप वस्तुएं लेकर आए हो अपने आसपास से या एक्टिविटी करते हो आप अपने स्कूल में, तो जो भी लेकर आओगे उसको, उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। एंड लिस्ट तैयार करके आपको लिखना है कि जो भी ये वस्तु आपने लेकर आए हो ये किस मटेरियल की बनी हुई है। तो जैसे प्लेट है तो प्लेट किसकी बनी है, स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। अगर पेन है तो पेन प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको ये टेबल जो है वो फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटी 2 दी गई है। एक्टिविटी 2 में टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन। तो टेबल आपको 4.2 यहाँ पे दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो 4.2। इसमें जैसे कुछ कॉमन मटेरियल्स बताए गए हैं, आप सेम उसी की तरह आप भी कुछ अपने खुद खुद का दिमाग यूज़ करके यहाँ पे इसको पूरा फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वुड है तो वुड से हम चेयर भी बनती है, टेबल भी बनता है, ठीक है। प्लॉग, बुलॉक कार्ट एंड व्हील्स, ठीक है। पेपर से सिमिलरली, मतलब जो भी मटेरियल है उससे ज़रूरी नहीं कि एक ही वस्तु बने, एक से कई ज़्यादा वस्तु भी बन सकती है। और ऐसे मटेरियल के नेम और उनसे बनने वाली वस्तुएं, आपको उनके नेम इस टेबल के अंदर फिल करना है। Column 1 that are known to you. Now try and think of everyday object you know that are made mainly of these material and list in column 2.
तो आपको वही करना है। कॉलम ए में आपको क्या करना है, जो भी आपके एवरीडे में ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं उनके नेम लिखने हैं, एंड वो कौन से मटेरियल से बनाए गए हैं उसको आपको कॉलम 2 में मेंशन करना है। तो ये जो है आपका, ये आपको 4.1 में करना है, और जो एक्टिविटी 2 बताई गई है ये आपका 4.2 का वर्क है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपने ये टेबल बनाया है इससे आपने क्या फाइंड किया। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। तो हमने ये देखा कि हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, जो भी हमारे आसपास अलग अलग मटेरियल की वस्तुएं फाउंड होती हैं, जो भी हमें मिलती हैं, ठीक है, at times an object is made of single material, an object could also made by many materials। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी हमें अपने आसपास की वस्तुएं मिलती हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक मटेरियल से बनी हो, वो एक से ज़्यादा से भी बनी हो सकती है, और क्या पता एक से ही बनी हो। ठीक है, एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। what decides which material should be used। अब क्या डिसाइड, कौन डिसाइड करता है, कौन से सिनेरियोज डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करता है कि जो हमारी जो वस्तुएं हैं वो कौन से मटेरियल से बनाई जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमें और भी ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल समझते हैं कि एक मटेरियल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है। कभी भी आपने देखा है ग्लास को देख के, कभी भी आप चौकन्ने रहे हो, या कभी भी आपने आश्चर्य या शॉक्ड होना कभी महसूस किया है कि जो हम पानी पीने के लिए हम ग्लास का यूज़ करते हैं तो वो क्लॉथ से क्यों नहीं बना हुआ था, मतलब हम एक क्लॉथ में पानी भर के क्यों नहीं पीते हैं। ठीक है, रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसीज ऑफ क्लोथ्स इन चैप्टर 3। ठीक है, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, therefore would it not be silly it if we were to make a tumbler out of the cloth? Figure 2.2, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels। तो इसमें ये बताया गया है कि हम पानी जो है वो पीने के लिए ग्लास का यूज़ करते हैं, कपड़े का यूज़ नहीं कर सकते। कपड़े का यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पानी जो होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, और जो लिक्विड होता है वो कपड़ों के पार चला जाता है। ठीक है, तो कभी भी कपड़े में पानी पीना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, इसलिए पानी को पीने के लिए हम ग्लास का यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का बना हो, चाहे वो कांच का बना हो, चाहे वो मेटल का बना हो। ठीक है, we see that we choose a material to make objects depending on its property। तो हम कोई भी मटेरियल्स के लिए जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो हम सबसे पहले ये सोचकर, ये डिसाइड करके बनाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं जिस भी सामान को रखने के लिए, उसके अंदर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और जो भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का पर्पस है उसको देख करके हम बनाते हैं। सो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। तो अब यहाँ पे कुछ हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि मटेरियल के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है अपीयरेंस। ठीक है, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होता है वो एक दूसरे से हमेशा अलग ही दिखता है। वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है, वो आयरन से अलग दिखती है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली जो आयरन है अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, और जो आयरन होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। और सेम उसी तरीके से
इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और जो भी आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की जो भी खासियत होती है, जो भी प्रॉपर्टीज़ इनमें मौजूद होती है, वो सेम प्रॉपर्टी आपको लकड़ी में नहीं मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 3 बताई गई है, कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल पेपर। आपको एक स्मॉल पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को लेना है, जिसमें पेपर, कार्डबोर्ड, फूड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट और चॉक। ठीक है, ये सब आप ले सकते हो। डू एनी दीज अपीयर शाइनी। तो क्या जो ये ऑब्जेक्ट है, क्या आपको ये शाइनी दिखते हैं? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो इसमें आपको अगर शाइनी ऑब्जेक्ट्स को अलग ग्रुप में रखना हो और जो शाइनी नहीं है उनको अलग ग्रुप में रखना हो, तो आप कैसे रख सकते हो, वो आपको इस एक्टिविटी में बताया गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि जैसे कि ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, व्हाट डू यू नोटिस। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो शाइनी है या नहीं है, तो आप उसको सबसे पहले कट करके देख सकते हो कि वो जो है वो चमक रहा है या नहीं चमक रहा। कटने के बाद अगर चमक रहा है तो वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में काउंट होगा, अगर वो नहीं चमक रहा तो वो अनशाइनी ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में काउंट होगा। सिमिलरली आप एक और तरकीब कर सकते हो। आपको कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो चमकीली है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप उसको काटने के बजाय उसको रब कर सकते हो। ठीक है, सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर एक तरीके का पेपर होता है जो कि खुद खुरखुरा सा होता है, जिसको अगर आप रगड़ोगे उन मटेरियल्स पे, तो आपको फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो जो है मटेरियल वो शाइनी की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मटेरियल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो लस्टर मतलब होता है चमक। ठीक है, तो जो भी मटेरियल है जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इनको आप काटोगे तो आपको एक चमक देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स क्या कैसे होते हैं कि वो अपनी शाइन को लूज कर देते हैं और वो डल से लगते हैं। ठीक है, और ये एयर एंड मॉइस्चर, नमी जो वातावरण में मौजूद होती है उनकी वजह से होता है। ठीक है, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो जो भी उनका फ्रेशली कट सरफेस होता है उसी पर ही हमें उसकी चमक उस ऑब्जेक्ट की देखने को मिलती है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। तो अगर आपके घर पे आपने देखा होगा, सबसे पहले तो इसमें सिंपली ये बोला गया है कि आप किसी भी दुकान पे जाइए जहाँ पे मेटल की चीज़ें होती हैं और उनके फ्रेश सामान को देखिए तो वो एकदम चमकीले होते हैं, लेकिन वही हम अपने घर में लगा देते हैं और वो सालों सालों पुराने हो जाते हैं, तो उसमें हमें चमक नहीं देखने को मिलती है। अब हम पढ़ते हैं हार्डनेस के बारे में। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। आपने अपने हाथों से कई सारे ऑब्जेक्ट्स को दबाने की कोशिश की होगी, तो कुछ ऑब्जेक्ट ईजिली दब जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ईजिली नहीं दबते हैं। ठीक है, और वो इसलिए नहीं दबते क्योंकि वो हार्ड होते हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वुड, एल्युमिनियम, पीस ऑफ अ स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यू कैन ईजली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट। तो इसमें आपको कुछ मटेरियल्स के एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें ये बोला गया है कि आप कुछ को आराम से आप दबा के स्क्रैच करके उसमें से निकाल सकते हो, चाहे उसको अपने हाथों से दबा के मैश कर सकते हो। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें कुछ ऐसे बताए गए हैं जिनको आप दबाओगे तो भी वो नहीं दबेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट ईजिली आपसे कंप्रेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल है, तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट की कैटेगरी में आ जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सॉफ्ट बोलते हैं। और जो ईजिली कंप्रेस नहीं होता है, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उसको हम हार्ड
ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो कुछ मटेरियल्स होते हैं उसमें से कुछ मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कुछ की चमकीली होती है, तो कुछ की हार्डनेस होती है, कुछ की रफनेस होती है, कुछ की स्मूथनेस होती है, ठीक है। अब इसी के अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको बहुत सारे मटेरियल्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में। इसमें बेसिकली आपको छोटा सा यही बताया गया है कि सॉल्यूबल क्या होता है और इनसॉल्यूबल क्या होता है। तो सॉल्यूबल मटेरियल उसको कहते हैं जो कि पानी में घुल जाता है, घुलनशील होता है, और इनसॉल्यूबल मतलब जो कि घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी बताई गई है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि आपको एक टम्बलर में आपको ले लेना है चीनी और पानी, और एक में आपको रेत और पानी ले लेना है। तो जो रेत और पानी होगा वो आपका नहीं घुलेगा, लेकिन और टम्बलर चीनी और जो पानी का मिश्रण होगा वो चीनी उसमें ईजली जो है वो घुल जाएगा, ठीक है। इस पूरे में आपको सिंपली यही बताया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ और बताई गई है। 4.3 में ये बताया गया है कि आप डिफरेंट मटेरियल्स को वाटर में मिक्स करके देख सकते हो कि वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। अगर वो डिसअपियर हो जाता है कम्प्लीटली, पानी में अगर आपको दिखना बंद हो जाता है, तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, सॉल्यूबल है। और अगर आपको वो दिख रहा है तो वो इनसॉल्यूबल है। सॉल्ट जो होता है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। तो ये क्या होता है, ये किसकी कैटेगरी में आएगा, तो ये सॉल्यूबल में आएगा। मतलब पूरा डिसअपियर हो जाता है, पूरा गायब हो जाता है पानी में। शुगर भी गायब हो जाता है लेकिन सैंड गायब नहीं होता, तो ये किस में आ जाएगा, इनसॉल्यूबल में, ठीक है। तो आपको इस पूरे में यही बताया हुआ है, ठीक है। इनसॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। अब मैं यहाँ पे एक्टिविटी 5 आपको समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ठीक है। उसके अलावा आपको केरोसिन और एनी अदर लिक्विड टेक ग्लास। तो उसमें आपको भी एक एक्सरसाइज बताई गई है कि आप अलग अलग सैंपल्स को कलेक्ट करिए एंड एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी लीजिए, उसमें आपको मिक्स करना है, ठीक है। लेमन जूस मिक्स करना है, विनेगर मिक्स करिए, आप कोकोनट ऑयल मिक्स करके देखिए। तो क्या आप देखते हैं कि आपको मिक्स करके 5 मिनट तक छोड़ देना है उसको, मिश्रण को। तो आप उस मिश्रण में क्या देखते हैं, तो इसमें से कुछ कुछ जो सैंपल्स है वो पूरे मिक्स हो जाएंगे पानी में, और कुछ कुछ सैंपल जो है वो मिक्स नहीं होंगे। जैसे लेमन जूस जो है वो पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है, विनेगर मिक्स हो जाएगा, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको यही बताया गया है इस पूरे एक्टिविटी में। और यहाँ पे आपको सेम 4.4 में आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको ये करके देखना है घर पे और बताना है कि मिक्स हुआ कि नहीं हुआ। विनेगर मिक्स हो जाता है, लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होता, कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होता। थोड़ी देर के लिए लगता है कि मिक्स हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट आप छोड़ोगे तो ऊपर की तरफ आपके ये जो ऑयल हैं ये जम जाएंगे, और पानी और ऑयल जो है दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। तो यहाँ पे वही सेम बात बताई गई है कि आपने क्या नोटिस किया इसको करके, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। सम गैसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एरियाज अदर आर नॉट। वाटर यूजुअली हैव स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिसॉल्व इन इट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस। तो इसके अलावा कुछ और बातें बताई गई है कि जैसे कुछ गैसेस जो होती हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस मिक्स हो जाती हैं, वाटर में पूरी गायब हो जाती हैं, लेकिन कुछ गैसेस गायब नहीं होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और
सिंक इन वाटर। ठीक है, इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो पानी में तैरते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी 4 में बताया गया है कि यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड फ्रॉम आउट फ्रॉम वाटर। जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स जो होते हैं उसको हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये इनसॉल्यूबल सॉलिड था, जैसे कि यहाँ पे तो हमने ऑयल लिया था, तो लेकिन मान लो कि आपने यहाँ पे रेत लिया और पानी लिया और ये दोनों नहीं घुले, तो आप रेत को अलग कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि आप पानी में से अलग कर सकते हो, एंड कुछ को आप पानी में अलग नहीं कर सकते हो। और एक्टिविटी 5 में बताया गया है कि जो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, जैसे ये ऑयल तैरने लगा था। और कुछ जो है वो पूरा नीचे पानी की सतह पे बैठ जाता है, जैसे रेत बैठ जाता है। ठीक है, वैसे ही अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। तो इसमें यही बताया गया है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर सिंक। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जिसमें पानी में ऑब्जेक्ट जो है या तो तैर रहा है या तो डूब गया है। फिगर आपको यहाँ पे 4.6 देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं जिसको देख के आप ये समझ रहे होगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी के ऊपर तैरती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है अब हम ये जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। बूजो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट्स दैट। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली जो ये पिक्चर एक्टिविटी है, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है 4.6 में। इसमें यही बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स वेट में काफ़ी हैवी होती है तो पानी की सतह में बैठ जाती हैं, जो वेट में हल्की होती हैं वो पानी के ऊपर ही रह जाती है। जैसे अगर आप चाबी डालोगे तो नीचे बैठ जाएगी, कोई पत्थर डालोगे तो वो तैरने लगेगी। ठीक है, वैसे ही सेम आप सैंड डाल रहे हो पानी में, रेत डाल रहे हो तो रेत नीचे बैठ जाएगी क्योंकि उसका घनत्व, उसका वेट ज़्यादा है। लेकिन पानी की जगह अगर आप तेल को डाल रहे हो तो तेल जो है वो ऊपर तैरने लग जाएगा, क्योंकि तेल का घनत्व जो होता है, वेट होता है, वो कम होता है। अब इसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी पे आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हो, उसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। आप कितना अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बताई गई है, एक फिगर के थ्रू ही है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोगों ने कई बार बहुत सारे गेम्स खेले होंगे जिसमें हाइड एंड सीक हो गया। ठीक है, कुछ आपने जगह पे आप छुपते होगे। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई नहीं देख पाता होगा, तो आपने ऐसी जगह को क्यों चुना। ऐसी जगह को आपने इसलिए चुना होगा ताकि आपको उस जगह पे कोई ना देख पाए। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्लास विंडो के पीछे हाइड होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो दोस्त होंगे वो आपको आराम से ढूंढ लेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे सब्सटेंस और ऐसे मटेरियल जिनके आर पार आराम से देखा जा सकता हो, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जो आपकी कैंडीज़ वगैरह होती है, बिस्किट, स्वीट्स होता है, उसको इस ट्रांसपेरेंट जार में क्यों रखते हैं, ताकि आप उसके आर पार देख सको। तभी तो आपको पता चलेगा कि इस डिब्बे के अंदर क्या है, तभी तो आप खरीदोगे। तो वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक्स का भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं, एंड प्लास्टिक्स के भी आर पार दिख जाता है, लेकिन कांच के कंपैरिजन में प्लास्टिक्स में थोड़ा कम आर पार दिखता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स
through which you are not able to see. These material are called opaque. तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार आप पूरी तरीके से नहीं देख पाते हो, तो ऐसे मटेरियल को हम ओपेक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है, ओपेक है, जिसके आपको आर पार ठीक से नहीं दिख रहा है। यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। आपको नहीं पता होगा कि क्लोज वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ होगा। कार्डबोर्ड कार्टून के अंदर क्या रखा होगा, मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा होगा, आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। तो जो वुड है, कार्डबोर्ड मटेरियल है, ये क्या है, ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, डू वी फाइंड दैट we can group all materials and object without any confusion as। अब हमने ये पता कर लिया कि हम कैसे बिना कन्फ्यूज़न के सारे मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग में फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं। एक्टिविटी 6 बताई गई है आपको यहाँ पे। तो एक्टिविटी 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या बताया गया यहाँ पे। तो आपको एक शीट ले लेनी है, ठीक है, पेपर की एक शीट ले लेनी है और उसके आपको आर पार देखना है। ठीक है, और उसके आर पार देखना है, लेकिन देखने से पहले आपको उसके आर पार एक लाइट हाई एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ, लाइटेड बल्ब। तो आपको उसके आसपास, उसके एक साइड आपको एक लाइटेड बल्ब लगाना है। ठीक है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको दो तीन ड्रॉप क्या करना है, उसमें ऑयल का 2-3 ड्रॉप स्प्रेड करना है, ऑयल का शीट पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेटेड स्प्रेड। डू यू फाइंड द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, ठीक है, और उस पेपर के आर पार देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको टॉर्च लगा के आपको आर पार देखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वही पेपर लेना है और उस पेपर में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देना है। एंड ऑयल स्प्रेड करके आपको उस पेपर के एक साइड टॉर्च लगाकर आपको देखना है कि आपको उसके आर पार दिखा, या क्या आपको पहले वाले से ज़्यादा आर पार आपको दिख रहा है साफ। ठीक है, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। Perhaps not. The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हम उनको कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हमें दिखता तो है लेकिन इतने क्लियर तरीके से नहीं दिखता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था फास्ट फूड में, जिसमें हमें पता लगाना था कि उसके अंदर फैट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली पूरा ट्रांसल्यूसेंट के बारे में ही बताया गया है। तो आप इसको ध्यान रखना कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिसके आर पार आपको पूरी तरीके से साफ नहीं दिखता है। ठीक है, वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स दे में फ्लोट और सिंक। तो इसमें ये बताया जो मटेरियल्स हैं उनकी अलग अलग अपीयरेंस हैं, दिखने में अलग अलग तरीके के हैं। उनको हम मिक्स वाटर में भी मिक्स कर सकते हैं और अदर लिक्विड में भी कर सकते हैं। कुछ मटेरियल्स तैरते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ठीक है, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट दोनों सेम ही होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज़। जो मटेरियल है उनको ग्रुप में हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड ग्रुप मटेरियल्स। हमें ग्रुप मटेरियल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हमें अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार हमें ग्रुप ऑफ मटेरियल्स का यूज़ चाहिए होता है। ठीक है, एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर।
और ऑब्जेक्ट जो है वो एक साथ रहे, सारे इधर उधर ना हो। जैसे प्लास्टिक के सारे ऑब्जेक्ट हमने एक साथ रख दिए, मेटल के एक साथ रख दिए, स्टील के एक साथ रख दिए, तो देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। तो हमने इस ग्रुपिंग को यूज़फुल इसलिए फाइंड किया क्योंकि इसका एक दूसरा रीज़न भी है। ठीक है, हमें अगर हम ग्रुप करके मटेरियल्स को रखेंगे तो हमें उनके बारे में पढ़ने में भी आसानी होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने में भी आसानी होगी। ठीक है, और उनके पैटर्न्स इन दिस, उनके जो प्रॉपर्टीज़ के जो पैटर्न है वो भी देख सकते हैं हम, सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हम इसके बारे में अपनी आगे की आने वाली क्लासेस में, या फिर जब हम 6th क्लास पास आउट हो जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो उसमें भी हमें और भी ज़्यादा डीप वे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज की भी वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश करती हूँ। ठीक है, और हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय।